चलिए हम लोग आज पढ़ रहे हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं या उसी को हम बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं, है ना। अगर मान लो एक आवेश दूसरे आवेश पे बल लगाएगी तो कोई निश्चित डायरेक्शन तो होगा, एक निश्चित दिशा में ना बल लगाएगी, तो बल लगाने की जो दिशा होगी वो विद्युत बल रेखा की दिशा होगी, है ना। तो यह एक काल्पनिक रेखा होगा, हमें दिखेगी नहीं, एक काल्पनिक रेखा होती है जिस दिशा में कोई एक विद्युत आवेश दूसरे विद्युत आवेश को बल लगाएगा ना, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगाएगी। तो इसी को हम पढ़ रहे हैं विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, ठीक। तो फील्ड मतलब क्षेत्र, कोई भी चीज का क्षेत्र होता है ना। तो विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत का जो एक क्षेत्र बनेगा जहां तक वो अपने चार्ज, उस चार्ज के कारण दूसरे चार्ज पे बल लगाने की क्षमता होगी, वो उनकी विद्युत क्षेत्र होगा। समझ में आया? एकदम इजी चीज है। अब देखिए, तो विद्युत फील्ड लाइन होता क्या है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा। तो विद्युत क्षेत्र में यदि कोई सूक्ष्म धन आवेश, यानी विद्युत क्षेत्र में यदि कोई सूक्ष्म धन आवेश गति करने के लिए यानी चलने के लिए स्वतंत्र हो, तो वह जिस पथ से होकर चल सकता है उसी पथ को हम लोग बोलेंगे क्या, विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा। मतलब देखो कि एक आवेश दूसरे आवेश पे बल लगाएगी, तो बल लगाएगी तो बल लगाने पर जिस दिशा में बल लगेगी वो दिशा में गतिशील हो जाएगा। अगर दूसरा यानी कि जो आपका धन परीक्षण आवेश अगर वो गति करने के लिए स्वतंत्र है, तो जो एक आवेश दूसरे आवेश पे बल लगाएगा तो वह यानी कि परीक्षण आवेश जिस दिशा में गतिशील हो जाएगा, समझिए वही विद्युत क्षेत्र रेखा, उसी दिशा में क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा है, अर्थात वह विद्युत क्षेत्र रेखा में ही गति करेगी, ठीक है। तो इसीलिए कहें विद्युत क्षेत्र में यदि कोई सूक्ष्म धन आवेश चलने के लिए स्वतंत्र हो तो वह जिस पथ में चलेगी यानी जिस रास्ते से वो चलेगी वह रास्ता होगा विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा। मतलब बल, अगर हम किसी चीज को मान लो एक गेंद है उसको हम ऐसे जोर से या ऐसे फेंके, तो फेंके तो हम जिस दिशा में फेंकेंगे अर्थात जिस तरफ बल लगाएंगे तो वो उसी दिशा में जाएगा, है ना। तो इसी तरह से आवेश, एक आवेश दूसरे आवेश पे बल लगाएगा, वो जिस दिशा में चलेगी वो उसका विद्युत क्षेत्र रेखा हो जाएगा, विद्युत बल रेखा होगी, समझे। तो विद्युत क्षेत्र में यदि कोई सूक्ष्म धन आवेश चलने के लिए स्वतंत्र हो तो वह जिस पथ से चलेगी अर्थात जिस पथ से वो गति करेगी उसी पथ को हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र रेखा। अर्थात इसी को दूसरे शब्दों में ऐसा भी हम लिखे कि विद्युत क्षेत्र रेखा वैसे काल्पनिक वक्र है, विद्युत क्षेत्र रेखा वैसे काल्पनिक वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र धन आवेश चल सकता है ना। तो विद्युत क्षेत्र रेखा एक ऐसा काल्पनिक वक्र रेखा होती है जिस पर एक स्वतंत्र धन आवेश, अगर कोई धन आवेश चलने के लिए स्वतंत्र हो वह धन आवेश चल सकता है। देखो हम धन आवेश इसलिए बोल रहे हैं, तो ऋण भी हो सकता है, लेकिन परीक्षण आवेश हम धन ही लेते हैं, इसीलिए हम यहाँ धन आवेश की बात कर रहे हैं। और जो सोर्स चार्ज होगा वो आपका धन या ऋण कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम परीक्षण आवेश के रूप में धन लेकर के प्रयोग करते हैं, इसलिए हम धन आवेश। विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु, विद्युत क्षेत्र रेखा के अगर किसी भी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वह स्पर्श रेखा जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, वह हमें उस विद्युत क्षेत्र रेखा के पर जो स्पर्श रेखा होगा वो दर्शाएगी। मान लीजिए कोई स्पर्श रेखा, ऐसा कोई रेखा है, यहाँ पे हम अगर स्पर्श रेखा डालेंगे ऐसे तो विद्युत क्षेत्र इसकी दिशा इस डायरेक्शन पे होगा, और यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे ऐसे तो इसकी डायरेक्शन ये हो गया, है ना। तो स्पर्श रेखा मतलब होगा कि अगर उस बिंदु पर किसी एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा। तो इसी तरह से अगर विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताएगी कि विद्युत बल रेखा की दिशा किधर है या विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है। किसी बिंदु के चारों ओर एकांक क्षेत्रफल वाले सतह से होकर लंबवत रूप से गुजरने वाले कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रदर्शित करती है। यानी किसी बिंदु के चारों ओर, है ना, किसी बिंदु के चारों ओर एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली कुल बल रेखा की संख्या, मतलब जो एकांक क्षेत्रफल से जितनी बल रेखाएं गुजरेगी उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता चल जाएगा, है ना। ठीक, किसी बिंदु के चारों ओर एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली कुल बल रेखा की संख्या उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। जितनी ज्यादा बल रेखाएं गुजरेगी अर्थात उतनी ज्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, या जितना कम बल रेखा होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही कम होगी।
ये हो गया। इसीलिए एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएगी। तो एकांक क्षेत्रफल से जितना ज्यादा, मतलब एकांक क्षेत्रफल मतलब जो कम से कम क्षेत्रफल होगा, उस क्षेत्रफल से जितनी अधिक बल रेखाएं निकल पाएगी उतना ज्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, और जितना कम बल रेखाएं यानी कि गुजरेगी उस क्षेत्र से होकर, तो वो उतना कम बल रेखा यानी कि कम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब ध्यान दीजिएगा कि विद्युत बल रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है, ठीक है। यह हमें दिखता नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे पे बल लगाती है। तो जिस दिशा में बल लगाएगी वह विद्युत बल रेखा की दिशा होगी, है ना। अगर हम ये फुटबॉल है, हम उसको पैर से किक मारे, तो किक मारने के बाद वो जिस दिशा में गति करेगा, तो हमारे द्वारा लगाया गया बल वही दिशा होगा ना। हम जिस दिशा में बल लगाएंगे वो उसी दिशा में गति करेगी, ठीक है। तो इसी तरह से, तो जिस दिशा में बल लगेगा उस दिशा में गति करेगा। तो इसी तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी क्या होगा, यानी जिस दिशा में वह, अगर कोई आवेश स्वतंत्र हो गति करने के लिए, जिस दिशा में गतिशील होगा वह उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो जाएगी, ठीक है। चलिए नोट में हमने लिखा है, देखिए विद्युत क्षेत्र रेखा का उपयोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यानी विद्युत क्षेत्र रेखा का जो उपयोग है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताने के लिए किया जाता है, समझे। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से का पता विद्युत क्षेत्र रेखा से ही चलता है हमें, कि विद्युत क्षेत्र रेखा जितना ज्यादा होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ज्यादा होगी, विद्युत क्षेत्र रेखा जितना कम होगा उनकी तीव्रता उतनी कम होगी। जैसे इसमें बताया हमने कि एकांक क्षेत्रफल से जितनी ज्यादा बल रेखाएं गुजरेगी, यानी क्षेत्र रेखा गुजरेगी, उतनी ज्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, और एकांक क्षेत्रफल से जितना कम विद्युत यानी बल रेखाएं गुजर पाएगी उसकी तीव्रता उतनी कम हो जाएगी। इसीलिए विद्युत क्षेत्र रेखा का उपयोग हम कहाँ करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताने के लिए, कि कितना शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। चलिए अब लिखे हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का ज्ञान माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया था, है ना। विद्युत क्षेत्र रेखा का ज्ञान किसके द्वारा दिया गया, माइकल फैराडे ने, है ना। और माइकल फैराडे ने क्या बनाया है, डायनेमो, है ना। डायनेमो का आविष्कार किसने किया, माइकल फैराडे ने ही किया है, ठीक है। अब विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया, ये भी माइकल फैराडे ने ही किया। और मोटर और डायनेमो एक दूसरे के विपरीत सिद्धांत पे कार्य करता है ना। डायनेमो में क्या होता है, दो चुंबक होता है, उनके बीच में कुंडली को जब घुमाते हैं तो उससे बल रेखाएं कटती है और यानी कि विद्युत धारा का उत्पत्ति होता है। आगे है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, इलेक्ट्रिक, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। तो विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण, तो इनमें कई सारे गुण है, तो यहाँ भी लिख रहे हैं, यहाँ 3 लिखे हैं और आगे लिख रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है, ठीक। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पे जाके मिल जाती है, अर्थात समाप्त होती है। तो धन आवेश से प्रारंभ होकर के ऋण आवेश पर समाप्त होती है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पे समाप्त होती है, ठीक। जैसे यहाँ देखिए ये धन आवेश है, इससे बल रेखाएं निकलेगी, और ये ऋण आवेश है तो बल रेखाएं आकर के इसमें मिल रही है, ठीक। और इसको एक साथ अगर प्लस माइनस को देखें तो ये प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश है, तो प्लस से बल रेखाएं निकल रही है और माइनस पे जाके मिल रही है इसे, है ना। तो प्लस से निकल रही है, माइनस में जाकर के मिल रही है इसे, है ना। प्लस से इसे चारों तरफ निकलेगी और जाकर के माइनस में मिलती जाएगी। ये हो गया आपका बल रेखाएं। तो विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पे जाके समाप्त होती है, यानी मिलती है। अब देखिए नोट में क्या लिखे, अगर मान लो एकल आवेश है, यानी कोई एक बिंदुवत आवेश है, तो उसमें क्या होगा, अगर धन आवेश है तो वह बल रेखाएं अनंत पे जाके समाप्त होगी। सिर्फ धन आवेश है तो उत्पन्न तो हुआ, कहीं जाके मिलेगी नहीं, तो वो कहां जाके समाप्त होगी, अनंत पर। और अगर मान लो कोई ऋण आवेश है तो उस पर बल रेखाएं क्या होगा, अनंत से आके वहां उस पर मिलेगी। इसलिए लिखे किसी एक बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत पर समाप्त होती है या अनंत से प्रारंभ होती है। जैसे ये धन आवेश है, इससे बल रेखा निकली, अकेला है मान लो, तो ये बल रेखा अनंत दूरी तक जाते रहेगी, है ना। और ये ऋण आवेश है तो अनंत से रेखाएं आकर के इसमें मिलेगी, ठीक है। तो एकल आवेश रहेगा तो यानी धन आवेश है तो अनंत पे रेखाएं जाके समाप्त होगी, और ऋण आवेश है तो अनंत से आके इस पे मिलेगी, ठीक। अनंत से प्रारंभ होती है ना, अनंत पर समाप्त होती है या अनंत से प्रारंभ होती है एकल आवेश के लिए बल रेखाएं, ठीक। और दोनों अगर प्लस माइनस है तो प्लस से निकली माइनस पे जाके मिलती है, ठीक है।
चलिए अगला लिखे 2 नंबर कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये दो बल रेखा है तो दो बल रेखा एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेगी, यानी एक दूसरे को नहीं काटेगी। समझे, एक निश्चित दिशा में सीधी वो जाकर के मिलेगी, मतलब एक दूसरे को कभी काटेगी नहीं। और क्यों नहीं काटेगी? देखिए ये बल रेखा है तो हर बिंदु पर ये विद्युत क्षेत्र की, जैसे यहाँ पे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ से अगर मतलब दिशा यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचेंगे, यहाँ पे किधर होगी, इस जगह पे स्पर्श रेखा खींचेंगे, मतलब जहां पे अगर तीव्रता यानी कि दिशा निकलना है उस जगह पे हम स्पर्श रेखा खींचेंगे। इस यहाँ है तो ऐसे खींचेंगे, तो स्पर्श रेखा की दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। लेकिन अगर दो रेखाएं अगर काट गई किसी जगह पे तो वहां दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इसलिए उस जगह पे विद्युत क्षेत्र की दो दिशा हो जाएगी, जो कि कभी संभव नहीं है। इसलिए हमने लिखा है नोट में बात कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जहां कटेगी वहां दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है, जो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करेगी, जो कि संभव नहीं है ना। दो स्पर्श रेखा खींचा जाएगा तो उस जगह दो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित हो जाएगा, और जो कि कभी संभव ही नहीं है। विद्युत क्षेत्र की कोई एक निश्चित दिशा होती है, ठीक है। चलिए अगला लिखे कि क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। तो क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो तुम्हें क्या पता चलेगा, तो उस स्पर्श रेखा की दिशा परिणामी विद्युत क्षेत्र अर्थात तो वो जो उस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इस बात का पता चलेगा, अर्थात परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा पता चलेगा उस बिंदु के लिए, ठीक है। तो एक कूलम आवेश से 1/ε0 बल रेखाएं होती है, तो 1/ε0 का मान कितना होगा, तो 36 पाई गुना 10⁻9 अर्थात 36 पाई इंटू 10⁹9 यानी कि होता है 1/ε0 का वैल्यू। यानी एक कूलम आवेश से यानी 1/ε0 बल रेखाएं अर्थात 36 पाई गुना 10⁻9 बल रेखाएं जुड़ी होती है। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, सघन बल रेखाएं प्रबल या मजबूत विद्युत क्षेत्र को निरूपित करता है, जबकि विरल बल रेखाएं निर्बल या कमजोर विद्युत क्षेत्र को निरूपित करता है। यानी बल रेखाएं जितना सघन होगा यानी घना होगा यानी विद्युत क्षेत्र उतना ही मजबूत होगा, और बल रेखाएं जितना ही यानी कि विरल है ना, जितना ही दूर दूर होगा यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही कम होगी, अर्थात बल रेखाएं निर्बल या कमजोर विद्युत क्षेत्र को निरूपित करेगा। यानी सघन बल रेखाएं प्रबल या मजबूत विद्युत क्षेत्र को निरूपित करता है, जबकि विरल बल रेखाएं निर्बल या कमजोर विद्युत क्षेत्र को निरूपित करेगी। विरल मतलब बहुत कम, अगर मतलब जहां बल रेखाएं कम है वहां निर्बल या कमजोर विद्युत क्षेत्र दर्शाएगा, और जहां बल रेखाएं बहुत अधिक है अर्थात घना है वो सबल या यानी कि सबल या मजबूत अर्थात प्रबल या मजबूत विद्युत क्षेत्र को निरूपित करता है। जैसे यहाँ देखिए चित्र बनाइए, ये बल रेखाएं मान लीजिए दिखा रहा है। अब ये बल रेखाएं क्या है, अगर यहाँ बिंदु ए बी और सी लिया है तो किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, बिंदु ए पर क्योंकि ये ज्यादा सघन क्षेत्र में है, और बिंदु बी उससे कम सघन क्षेत्र में है, बिंदु सी उससे भी कम सघन क्षेत्र है ना। तो बिंदु ए पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे ज्यादा, बी पे कम, सी पे और कम होते चला जाएगा। तो इसी को हमने लिखा वेक्टर ई ए इज ग्रेटर देन वेक्टर ई ए इज लेस ग्रेटर देन वेक्टर ई बी इज ग्रेटर देन वेक्टर ई सी, मतलब वेक्टर ई ए बड़ा है वेक्टर ई बी से और वेक्टर ई बी ये बड़ा है वेक्टर ई सी से। तो मतलब जैसे जैसे विरल क्षेत्र में जाते गए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटती गई, ठीक है। अगला आवेशित धातुई सतह पर बल रेखाएं लंबवत रूप से प्रारंभ होती है या समाप्त होती है। अगर आवेशित धातुई सतह या कोई चालक का सतह है ना, मतलब कोई चालक या धातु का सतह अगर आवेशित है तो उससे बल रेखाएं लंबवत निकलेगी या लंबवत समाप्त होगी। किसी भी प्रकार का सतह हो तो उस सतह से जो बल रेखाएं निकलेगी उस सतह के साथ लंबवत होती है। किसी भी सतह से यानी आवेशित सतह से बल रेखाएं लंबवत प्रारंभ होती है या लंबवत समाप्त होती है। धन आवेशित सतह है तो लंबवत बल रेखाएं निकलेगी, और ऋणावेशित सतह है तो लंबवत बल रेखाएं समाप्त होगी। लेकिन किसी भी आवेशित सतह से बल रेखाएं जब भी निकलेगी तो वह उस सतह के साथ लंब होगी। बल रेखाएं यानी अपने आवेशित सतह के साथ क्या होगा, लंब होगा। चलिए अगला है, तो आकर्षण की स्थिति में बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ती है, जबकि विकर्षण की स्थिति में बल रेखाएं एक दूसरे को बगल से प्रतिकर्षित करती है। तो आकर्षण की स्थिति में क्या होगा, बल रेखाएं
लंबाई के अनुदिश जैसे दूर जाते ही जाएगा, आपस में सिकुड़ती जाएगी। और लेकिन विकर्षण की स्थिति में बल रेखाएं क्या होगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। आकर्षण की स्थिति में बल रेखाएं दूर जाकर के मिलती जाएगी, लेकिन विकर्षण की स्थिति में बल रेखाएं क्या होगा, फैलती जाएगी, एक दूसरे को बगल से प्रतिकर्षित करेगी। जैसे देखिए ये प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश है, तो प्लस से बल रेखाएं निकली और आवेश यानी कि लंबाई के अनुदिश आगे बढ़ते गए और यहाँ आकर के सिकुड़ती गई, फिर यहाँ से ऐसे निकला, ये जाके मिलता है, तो इधर से निकल के जाके वहां सिकुड़, इधर देखो यानी एक छोटा क्षेत्र से निकला और यहाँ फैल रहा है, फैलते गया, फिर आकर के इधर क्या हुआ, यहाँ मिल रहा है। तो लंबाई के अनुदिश ये सिकुड़ रहा है, तो धन से प्रारंभ होकर ऋण पे जाके मिल रही है। लेकिन दोनों अगर धन ही है तो क्या होगा, इससे भी बल रेखाएं निकलेगी, इससे भी बल रेखाएं निकलेगी, तो एक दूसरे को नहीं करे बल्कि एक दूसरे को धक्का देगा और इसलिए एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देगी। इसलिए सजातीय आवेश के बीच में इसीलिए क्या होगा, विकर्षण बल लगता है, और विजातीय आवेश होता है तो आकर्षण लगता है। तो विजातीय स्थिति में एक सिकुड़ रहा है इसलिए एक दूसरे को खींचता है, लेकिन सजातीय रहेगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देता है। ठीक है, चलिए तो अगला लिखे है, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है वहां भी बल रेखाएं उपस्थित होती है। मतलब अगर जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि वहां बल रेखाएं मौजूद नहीं हो सकती है, तो वहां भी बल रेखाएं मौजूद होगी, लेकिन बहुत ही कम परिमाण का, बहुत ही कमजोर बल रेखा होगी, बहुत ही विरल होगा, इसलिए हमें वहां महसूस नहीं हो सकती, अनुभव नहीं होता कि यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है या नहीं है। लेकिन क्योंकि अगर मान लो जैसे प्लस आवेश है, एकांक आवेश, तो उसकी बल रेखा अनंत दूरी तक जाएगी, अनंत पर समाप्त होगी, कहीं भी बल रेखाएं होगी, लेकिन ये हमें यानी क्या होगा, वो महसूस नहीं होता है क्योंकि वो बहुत ही विरल होता है। इसलिए लिखे कि जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है वहां बल रेखाएं उपस्थित होती हैं, वहां भी बल रेखाएं उपस्थित होती है। अगला है देखिए 8 नंबर लिखे हैं कि बल रेखाओं की सहायता से विद्युत क्षेत्र की प्रकृति को प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी बल रेखा की सहायता से हम विद्युत क्षेत्र की प्रकृति को भी बता सकते हैं। कैसे, तो देखिए जैसे यहाँ लिखे हैं कि समरूप या एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई बल रेखाएं समांतर होती है। अगर कोई समरूप विद्युत क्षेत्र है तो उसमें बल रेखाओं को हम क्या करेंगे, समांतर रेखा द्वारा उसे सूचित करेंगे। ठीक है, तो समरूप या एक समान, समरूप मतलब वह एक समान विद्युत क्षेत्र, तो समरूप या एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई बल रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी। चलिए अगला लिखे हैं कि विद्युत बल रेखाएं जो है बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। विद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है, लेकिन अगर स्थिर वैद्युत प्रेरण की स्थिति में जो है ये बंद लूप का निर्माण हो सकता है। इसमें कैसे, जैसे ये धन आवेश प्रेरण क्या होता है, जैसे एक आवेशित वस्तु है दूसरे अनावेशित वस्तु उसके करीब लाएंगे तो उसके नजदीक वाले भाग में सजातीय आवेश उत्पन्न करेगा और दूर वाले भाग में नजदीक वाले भाग में विजातीय आवेश उत्पन्न करेगा और दूर वाले भाग में सजातीय आवेश उत्पन्न होता है ना। और इसको अर्थिंग कर देंगे तो ये वाला वापस धरती में चला जाता है, फिर अर्थिंग हटा के इसको दूर करेंगे तो ये आवेश उसमें फैल जाएगा, तो इससे भी आवेशित हो जाएगा वस्तु। ये हम लोग वस्तुओं के आवेशन की विधि में समझे है ना, प्रेरण विधि जो है ना वस्तुओं का आवेशन के करने की प्रेरण विधि में वहां समझे। तो मैंने यहाँ वो नहीं समझाना चाहते, यहाँ हम कर रहे हैं बंद लूप का निर्माण। तो यहाँ देखिए ये इस पर प्रेरण यानी कि प्रेरित किया आवेश, तो ये धन आवेश था, माइनस आवेश ऋण आवेश को इधर खींचेगा, एक इधर ऋण आवेश हो जाएगा, उसके विपरीत भाग में धन आवेश, इसके सजातीय आवेश उधर उत्पन्न हुआ। तो लेकिन ये धन आवेश और ये ऋण आवेश, धन आवेश है तो ये भी बल रेखाएं निकलेगी ना, ये बल रेखा ऐसे शुरू होगी और यहाँ ऋण आवेश है ये इसको अपनी ओर ऐसे खींच लेगी, तो यहाँ से शुरू हुआ और इसी पे जाके यहाँ समाप्त हुआ, तो ये क्या होगा, एक बंद लूप बन गया है ना। इस स्थिति में बंद लूप बनता है, यहाँ जैसे धन आवेश है ऐसे यहाँ से बल रेखा निकली लेकिन ऋण आवेश अपनी ओर खींच लिया, तो इससे क्या हुआ, ये बंद लूप यहाँ भी बन रहा है। तो स्थिर वैद्युत प्रेरण की स्थिति में बंद लूप का निर्माण हो सकते हैं, लेकिन अन्य किसी स्थिति में जो है बंद लूप का निर्माण नहीं होगी। ठीक है, चलिए।